कुछ बोल रहे हैं क्या तुषार जी? अच्छा ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सेशन 3, अगर कोई इशू हुआ करे आवाज में तो प्लीज बता दिया करना, ठीक है। इसमें दिखे या ना दिखे वो अलग बात है, आपको पता ही है, हम प्रीलिम से स्पेसिफिक ही कर रहे हैं अभी चीजों को, मेंस पे इतना फोकस नहीं कर रहे हैं। तो रिपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, ये किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? ये रिलीज, एक सेकंड रुकना बस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज करी जाती है ये इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट। अब देख लेते हैं बेसिकली इसमें क्या क्या रिपोर्ट में असेसमेंट निकल के आया। तो बेसिकली ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट के अंदर हमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर उन सब के बारे में पता चलता है। और बेसिकली इसको ध्यान रखना कि ये हर 2 साल में निकलती है, क्योंकि यूपीएससी ऐसा बहुत पूछता है कि ये रिपोर्ट एनुअली निकलती है कि बाई एनुअली। तो ध्यान रखना, इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट बाई एनुअली निकलती है, ना कि एनुअली। हर 2 साल में निकलती है, हर साल में नहीं निकलती है। किसके द्वारा? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। किसके अंडर में है ये? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में। सबसे पहला सर्वे निकल के पब्लिश हुआ था 1987 में। और आईएसएफआर वाली जो 2021 की रिपोर्ट है, ये 17वीं रिपोर्ट है, 17th रिपोर्ट है। कौन सी? 2021 वाली। अब आप इसमें रीजनिंग लगा के भी कर सकते हैं, 87 से 97 तक 10 साल, आगे 20 साल, फिर 30 साल, 2 से डिवाइड कर लेना, वो एक अलग रीजन का वो हो जाएगा। तो यानी कि आईएसएफआर की 17वीं रिपोर्ट है ये 2021 में जो प्रस्तुत हुई थी। तो बेसिकली इसमें आपका डाटा इशू करा गया था कि एक फॉरेस्ट कवर वगैरह के बारे में रिमोट सेंसिंग टेक्निक का यूज करके डाटा को कलेक्ट करा गया था। आईएसएफआर ने काफी अच्छे से प्लानिंग वगैरह, मतलब इन द सेंस की क्या होता है कि काफी अच्छे से फॉरेस्ट मैनेजमेंट वगैरह और एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर वगैरह ये सारी चीजों का काफी अच्छे से मतलब यूज वगैरह करा है, इन द सेंस की मतलब ये जो इंडियन फॉरेस्ट रिपोर्ट है इसका यूज क्या होता है? बेसिकली ऑब्वियसली बात है, अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है, मिनिस्ट्री को कोई पॉलिसी बनानी है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, तो उसको पता रहेगा कि कहाँ कितना फॉरेस्ट कवर है, कहाँ कितना नहीं है, तो उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसी बनाएगा, है ना। तो ये इस वजह से हेल्पफुल होती है। तो न्यू चैप्टर इस बार इंट्रोड्यूस करे गए हैं 2021 के अंदर। कौन कौन से चैप्टर? फॉरेस्ट कवर असेसमेंट इन टाइगर रिजर्व एंड टाइगर कॉरिडोर। इनको ध्यान रख लेना। देखो, जब कोई चीज न्यू होती है उसको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहली बार न्यू चैप्टर इंट्रोड्यूस करे गए हैं रिगार्डिंग क्या? फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट करा गया है टाइगर रिजर्व में भी और टाइगर कॉरिडोर में भी, कि कितना एरिया उनके लिए है टाइगर रिजर्व का और टाइगर कॉरिडोर का, है ना, कंट्री में। सेकंड चैप्टर क्या था? अबव ग्राउंड बायोमास एस्टिमेशन यूजिंग सिंथेटिक अपर्चर रडार डाटा बेस्ड ऑन स्टडी कैरी आउट बाय एफएसआई इन कोलैबोरेशन विद स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आई इसरो अहमदाबाद। मतलब बायोमास एस्टिमेशन भी लगाया गया किसके द्वारा? मतलब जो ग्राउंड के अपर पार्ट में कितना बायोमास का एस्टिमेशन लगाया गया है सिंथेटिक अपर्चर रेडार का डाटा यूज करके। किसके साथ कोलैबोरेशन करके? एफएसआई ने कोलैबोरेशन करा था किसके साथ? इसरो की जो एक स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है, कहाँ? अहमदाबाद में। तो एक चीज और पता चल जाती है कि अहमदाबाद में इसरो का स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी है। थर्ड क्या करा गया था? मैपिंग करी गई थी क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट की इंडियन फॉरेस्ट के अंदर, जो हॉट स्पॉट है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, ना, कि देखा गया कि क्या क्या इम्पैक्ट वगैरह है, क्या क्या नहीं। तो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड हॉट स्पॉट की मैपिंग करी गई थी इंडियन फॉरेस्ट के अंदर, जो कि एफएसआई के द्वारा स्टडी करी गई थी। किसके साथ मिलकर? बिट्स पिलानी के साथ मिलकर, जो कि कौन से वाले कैंपस के? गोवा वाले कैंपस के। जो बिट्स प्लानिंग का गोवा वाला कैंपस है उसके साथ एफएसआई ने मिलकर क्लाइमेट चेंज हॉट स्पॉट की मैपिंग करी इंडियन फॉरेस्ट की। आपको ये ध्यान रहेगा, मैं समझता हूँ। एक सेकंड रुकना यार, अभी एकदम पानी की क्या जरूरत पड़ेगी। एक मिनट। सॉरी यार। फॉरेस्ट कवर देख लेते हैं कि इसमें इसके अंदर क्या क्या रिपोर्ट के अंदर देखने को मिला, देख लेते हैं। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है बेसिकली आपका देखने को मिला, टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है ज्योग्राफिकल रीजन, मतलब जो टोटल हमारा ज्योग्राफिकल रीजन है इंडिया को, उसका 21.71% है टोटल फॉरेस्ट कवर। ध्यान रखना, टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा
इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया का 21.71%। अगर इस तरीके से याद रखना है, इस तरीके से रख लेना, 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर। अब आपको लगेगा यूपीएससी में इस तरीके का फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा कि इतने किलोमीटर इतना किलोमीटर, पीसीएस में क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आप पीसीएस देंगे उनके लिए ध्यान रखना, हरियाणा पीसीएस 2021 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7,900 कुछ पॉइंट में आंसर था उसमें, पॉइंट 16 किलोमीटर, तो उसमें पॉइंट का भी पूछ लिया था। हरियाणा पीसीएस का 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखना आप, उसमें आपको दिखेगा। तो ये चीजें पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्क्वायर किलोमीटर कितना है कितना नहीं है। अगर ट्रेंड की हम बात करें तो टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी कि मैंने क्या बोला आपसे, 2 साल में इंडियन फॉरेस्ट सर्वे निकलता है, तो यानी कि 21 से पहले कब निकला होगा, 2 साल पहले अगर देखते हैं तो 2020-2019 में निकला होगा। तो उसके कंपैरिजन में टोटल फॉरेस्ट कवर में कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 0.22%। तो ऐसा नहीं पूछेगा यूपीएससी की 0.22% कितना देखने को मिला, इतना पूछ सकता है क्या इंक्रीमेंट देखने को मिला है टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर 2021 के अंदर, तो ध्यान रखना। हाँ, वेरी डेंस फॉरेस्ट के अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिला है, यानी कि वन ऑफ द मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर सिंपल बस डिक्रीमेंट देखने को मिला है। जिसके अंदर डिक्रीज देखने को मिला है उसको ध्यान रखना, डिक्रीज किसके अंदर देखने को मिला है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट के अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिला है। ओपन फॉरेस्ट के अंदर भी इंक्रीमेंट है, बाकी सब के अंदर इंक्रीमेंट है, स्क्रब के अंदर भी इंक्रीमेंट है। बस सिंपल जिसके अंदर जो एक ओड वन आउट हो जाता है ना, तो सिंपल ध्यान रखना कौन सा है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। टॉप 5 स्टेट कौन से हैं जो टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कवर कहाँ है, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखना, टोटल फॉरेस्ट एरिया का कवर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के अंदर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश। 5 स्टेट है, पांचों के पांच ध्यान रख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता पांचवें पे कौन सा आ जाए पीसीएस वगैरह में। यूपीएससी के लिए तो फर्स्ट और सेकंड ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र। कौन सा, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये टॉप 5 फॉरेस्ट कवर के एरिया है। सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर। टॉप 5 स्टेट बाय परसेंट ऑफ स्टेट ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, मतलब स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर एरिया किस स्टेट का, मतलब समझ रहे हो ना, स्टेट के एरिया के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा स्टेट का एरिया किस स्टेट के अंदर फॉरेस्ट कवर के अंडर में है। तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो मिजोरम का 84% एरिया स्टेट का फॉरेस्ट कवर के अंदर है। फिर उसके बाद आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश का, फिर मेघालय का, फिर मणिपुर का, नागालैंड का। ध्यान रखना, सबसे ज्यादा स्टेट कवर फॉरेस्ट कवर के अंदर देखने को मिलता है मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये फैक्चुअल वाली चीजें ये याद रखनी पड़ेगी, और मैं चाहूंगा कि आप इसको याद रखें, क्योंकि कुछ नहीं पता कब कहां से क्या स्टेटमेंट उठ के आ जाए। ये चीजें इंपॉर्टेंट है प्री के लिए भी एज वेल एज मेंस के लिए भी। अगर आपको डाटा कोड करना पड़ जाए एफोरेस्टेशन से रिलेटेड, आपका कुछ आंसर आ गया जीएस 2 के अंदर या जीएस 3 के अंदर, तो आप अगर डाटा कोड करना चाहें तो लिख सकते हैं कुछ भी। टोटल ट्री कवर ज्योग्राफिकल एरिया का भारत में कितना है, 2.91% टोटल ट्री कवर है, यानी कि पेड़ों का जो एरिया है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 2.91% है। अप्रोक्सीमेटली 3% के उससे आप याद रख सकते हैं। सबसे ज्यादा मैक्सिमम ट्री कवर जो देखने को मिला है वो किस स्टेट में देखने को मिला है, वो महाराष्ट्र में देखने को मिला है। कितना इंक्रीमेंट, 0.76%। बस सिंपल इंक्रीमेंट का अगर परसेंट में भी ध्यान नहीं है, ये ध्यान भी नहीं रखना है, इतना ध्यान रखना है ट्री कवर के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है 0.76%। याद रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, लेकिन ये ध्यान रख लेना सबसे ज्यादा ट्री कवर का जो इंक्रीमेंट हुआ है वो महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। चलिए ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर हुआ है। ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट, मतलब जो पेड़ फॉरेस्ट के बाहर हैं उनका क्या ट्रेंड चल रहा है। तो उसकी अगर बात करें, जो ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हैं वो टोटल फॉरेस्ट और टोटल मतलब 36.18% है वो टोटल फॉरेस्ट का। और ट्री कवर जो है हमारे भारत का उसका 36.18% आपके जो पेड़ हैं वो फॉरेस्ट के बाहर हैं। स्टेट जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं वो है आपका महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका। सबसे पहले पे महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटका। उसके बाद अगर देखें कि कौन सी स्टेट और यूनियन टेरिटरी मैक्सिमम परसेंटेज एरिया, जस्ट लाइक जैसे हम देखते हैं ना, चलो ये तो हमने वैसे देख लिया कि सबसे ज्यादा ओवरऑल किस स्टेट के अंदर में, लेकिन
ऐसा कौन सा राज्य है जिसका मैक्सिमम एरिया ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट है उसके अंदर? तो यूनियन टेरिटरी है उसमें से अगर हम बात करें स्टेट में से, तो कौन सा है जिसका मैक्सिमम एरिया उस स्टेट का उसके अंदर है? लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी इस है सबसे ज्यादा जिसके अंदर ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाले के अंदर, फिर है केरला, फिर है गोवा। तो जिसके अंदर यूनियन टेरिटरी आ जाती है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम वाला बन जाता है, क्योंकि आपने अभी तक यूनियन टेरिटरी का नाम ऐसा सच नहीं देखा होगा जिसमें ये काफी अच्छे से। तो लक्षद्वीप वाला ध्यान रखना। लक्षद्वीप टॉप किस में है? ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाले मैक्सिमम परसेंटेज वाले में है। मैक्सिमम परसेंटेज जो आपको ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट में देखने को मिलेगा वो लक्षद्वीप, फिर केरला, फिर गोवा। ध्यान रखना, फैक्चुअल चीजें हैं, ये रखनी पड़ेंगी याद अच्छे से। इसका मतलब आप दोबारा भी रिवाइज कर सकते हैं इसको, बट हाँ ध्यान रख लेना, जितनी चीजें ध्यान रह जाएंगी वो रखिएगा। फॉरेस्ट कवर विद रेस्पेक्ट टू रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, मतलब अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करें जो कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अकॉर्डिंग, तो उसमें देखने को मिलेगा कि जो फॉरेस्ट कवर इनसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया बाय मतलब अगर हम जो फॉरेस्ट कवर देखें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अंदर, जो हमारा एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है उसके अंदर अगर हम फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं, उसके अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा आउटसाइड वाले के अंदर भी। मतलब रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के अगर हम बाहर वाले फॉरेस्ट कवर की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो सिंपल देखो, मैं आपको चीज बता रहा हूँ, डिक्रीमेंट सिंपल एक चीज में देखने को मिला है अभी तक इसमें। अगर इसके अलावा कोई भी चीज आती है, चाहे आपको ध्यान है नहीं ध्यान है, सिंपल इतना ध्यान रखना सब में इंक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट सिंपल एक चीज में देखने को मिला है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे के अंदर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में डिक्रीमेंट हुआ है। इसके अलावा जितनी भी चीजें आ जाएं आप सिंपल इतना लॉजिक लगा के रखो, बाकी सब में इंक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाला ध्यान रखना, एक लक्षद्वीप वाला ध्यान रख लेना कि स्टेट का मैक्सिमम परसेंटेज ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट वाले में लक्षद्वीप टॉप है, उसके बाद केरला, फिर गोवा। जो एक्सट्रीम वाली चीजें होती हैं उन पे ज्यादा फोकस रखिएगा तो ज्यादा सही रहेगा। एरिया स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर, एरिया स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर मतलब फॉरेस्ट कवर इन द हिल डिस्ट्रिक्ट, अगर मतलब थोड़ा स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो देख लेते हैं। एरिया वाइज फॉरेस्ट कवर अगर हिल डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जो मतलब ये हम स्पेसिफिकली पढ़ रहे हैं कि कुछ हम हिल डिस्ट्रिक्ट देख लेंगे, कुछ ट्राइबल वाला पार्ट देखेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब पहले ही बोल दिया ना, एरिया स्पेसिफिक फॉरेस्ट कवर मतलब एरिया के अकॉर्डिंग, जस्ट लाइक जैसे नॉर्थ ईस्ट का देख लिया हमने, नॉर्थ ईस्ट में कौन सबसे आगे है, ट्राइबल वाले एरिया में कौन सबसे आगे, स्पेसिफिक वाले देख लेते हैं। इनको ध्यान रख लेना क्योंकि ये एक्सट्रीम चीजें हो जाती हैं, ये भी जहाँ डिक्रीमेंट, यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है चीजों में। तो जो फॉरेस्ट कवर अगर हम हिल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जो कि पहाड़ी क्षेत्र पर डिस्ट्रिक्ट है, उनके अंदर अगर बात करते हैं तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो 40.17% है टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का इन डिस्ट्रिक्ट के। ओवरऑल पूरे इंडिया के ज्योग्राफिकल एरिया के नहीं, अगर हम हिल डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो इनके 40% इन डिस्ट्रिक्ट का जो 40% एरिया है हिल डिस्ट्रिक्ट का, मान लो हिल डिस्ट्रिक्ट का पूरा एरिया 100% है, उसमें से 40% एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर का है इनका। अगर ट्रेंड की बात करें तो इनका हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉरेस्ट कवर डिक्रीमेंट देखने को मिला है। आप ऑब्वियसली बात देख सकते हैं, डेवलपमेंट वगैरह इतना काफी अच्छे चलता है, होटल वगैरह ये सब बनते हैं, तो ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं हिल डिस्ट्रिक्ट में डिक्रीमेंट देखने को मिला है चीजों का। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करते हैं, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल फॉरेस्ट कवर जो है, इनके टोटल डिस्ट्रिक्ट के एरिया का 37% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर है। मतलब इन डिस्ट्रिक्ट का जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके डिस्ट्रिक्ट का 37% एरिया टोटल फॉरेस्ट कवर के अंडर में। ट्रेंड की बात करते हैं तो डिक्रीमेंट देखने को मिला है जो इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये देखो थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये एक्सट्रीम स्टेटमेंट जहां डिक्रीमेंट वाला आ जाता है, जैसे ये डिक्रीमेंट एरिया वाला आ गया, तो जो डिक्रीमेंट वाला है उनको जरूर ध्यान रखना चीजों को, चाहे भले से आप इंक्रीमेंट वाली ध्यान रखो ना रखो, क्योंकि जब आपको डिक्रीमेंट वाली ध्यान रखेंगे उसके बाद आपको ये रहेगा बाकी सब तो इंक्रीमेंट वाली चीज है, तो डिक्रीमेंट वाली कम है उनको ज्यादा ध्यान रख लेना। तो डिक्रीज देखने को मिला है इनसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में, कहा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर हम रिकॉर्डेड फॉरेस्ट के बाहर के एरिया की बात करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। मतलब जस्ट लाइक एक रिकॉर्डेड एरिया एक बाउंड्री है, उसके बाहर एरिया में एक्सपेंशन देखने को मिला टोटल फॉरेस्ट कवर के अंदर में, है ना, तो ध्यान रखना। नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का जस्ट लाइक जैसे अरुणाचल प्रदेश इन सब का जो टोटल एरिया है उसका 64% एरिया
फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। आप खुद देख सकते हैं कितने पेड़ हैं, कितने वहां पे रिजर्व कितने कितने एरिया में रहते हैं। तमाम आसम में काफी रिजर्व वगैरह आप देखोगे ना, कितने पेड़ वगैरह ये सब काफी अच्छे से, तो यानी कि उनका 64% एरिया नॉर्थ ईस्ट रीजन का, टोटल का 64% एरिया फॉरेस्ट कवर के अंदर आता है। और उसके अंदर ये ट्रेंड देखा गया है कि फॉरेस्ट कवर में डिक्रीमेंट हुआ है। ध्यान रखना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट वाली चीज आ जाती है, ध्यान रख लेना। अब आप लॉजिकली लगा सकते हो डेवलपमेंट होगा, सड़क वगैरह बन रही है, तमाम बीआरओ के प्रोजेक्ट्स भी चलते हैं, तमाम चीजें चलती है, तो वहां डिक्रीमेंट देखने को मिला टोटल फॉरेस्ट एरिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन की अगर मैं बात करता हूं तो। ठीक है। अब अगर मैं फॉरेस्ट कवरेज की बात करूं, जो कि नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करे गए, देखो ये नए चैप्टर इंट्रोड्यूस करे गए थे, इस पे मैं ज्यादा टाइमली लगा रहा हूं इस रिपोर्ट पे, क्योंकि ये रिपोर्ट इंपोर्टेंट हो जाती है, 2 साल में एक बार आती है, कुछ नहीं पता क्या पूछा जाए। यूपीएससी का एक स्टेटमेंट ऑलरेडी पहले आ चुका है शायद इन इसी पे आईएसएफआर पे, की एनुअली रिलीज होती है, बाय एनुअली करके कुछ आया था, लेकिन हाँ ध्यान है कि आया था। फॉरेस्ट कवर जो टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर, ये नया वाला चैप्टर जोड़ा था, इसको ध्यान रख लेते हैं कि हाँ कितना फॉरेस्ट कवर एरिया टाइगर रिजर्व और टाइगर कॉरिडोर में है। तो देख लेते हैं, जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व में, टाइगर रिजर्व में फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व कितना दे रखा है, 7.80% ऑफ द कंट्रीज टोटल फॉरेस्ट कवर एंड 74.51% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ टाइगर रिजर्व। देखो कुछ नहीं बता रहा है, 7.80% टोटल फॉरेस्ट कवर जो हमारे इंडिया का है, उसका 7.80% किसके अंडर में है, टाइगर रिजर्व के अंदर, मतलब उसके अंडर में है ना। लेकिन अगर हम वहीं की बात करते हैं, जो फॉरेस्ट कवर की अगर हम बात करें टाइगर रिजर्व के अंदर की, जो टोटल टाइगर रिजर्व हमने बना रखे हैं, जस्ट लाइक ऐसा तो नहीं है कि सारे टाइगर रिजर्व में काफी अच्छे से फॉरेस्ट कवर ये सब है, उन टोटल का, उन टोटल फॉरेस्ट मतलब उन टोटल टाइगर रिजर्व का 74% हमारे किस में आता है, फॉरेस्ट कवर, जो कि टाइगर रिजर्व के अंडर में, मतलब सारा एरिया तो नहीं है फॉरेस्ट कवर के अंडर में, लेकिन उस टोटल का 74% किसका है, टाइगर रिजर्व के लिए है। टाइगर रिजर्व जिनका, मतलब टाइगर रिजर्व विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर, जिनका लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, वो टाइगर रिजर्व जिनका फॉरेस्ट कवर बहुत ज्यादा है। नाम ध्यान रखना, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स हैं, मैं सच बता रहा हूँ, इनको ध्यान रखिएगा। नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है एक तो, दूसरा मतलब दूसरा क्या है, यही फर्स्ट एक दे रखा है कि सबसे ज्यादा जो ये कहाँ पे है आपका, आंध्र प्रदेश में, लोकेशन ध्यान रख लेना। ये जो टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व कौन सा, नागार्जुन नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, इसका मैक्सिमम टाइगर रिजर्व है। अगर टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो सबसे ज्यादा कवर, फॉरेस्ट कवर एरिया इस वाले टाइगर रिजर्व के अंदर देखने को मिलता है। फॉरेस्ट कवर टाइगर कॉरिडोर्स की बात करें तो 1.62% टोटल फॉरेस्ट कवर का टाइगर कॉरिडोर के अंदर है। ध्यान रखना, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1.5% के आसपास टाइगर कॉरिडोर में है टोटल फॉरेस्ट कवर का हमारे, ये ध्यान रखना। डिकेडल चेंजेस की अगर बात करते हैं तो ये देखो फैक्चुअल फैक्चुअल डाटा है, मतलब ऐसे देखते रहना कहाँ का इंक्रीमेंट कहाँ का डिक्रीमेंट हो रहा है, एक बार दोबारा चीजों को रिवाइज करोगे तो याद हो जाएगा। डिकेडल चेंजेस की बात करते हैं, 2011 और 2021 के बीच में देखा गया क्या चीजें, मतलब 2011 और 2021 के बीच में इन टाइगर रिजर्व के एरिया में और इन टाइगर कॉरिडोर के क्या देखने को मिला। देखो ये एक तो सबसे पहली बात, ये पहली बार इंट्रोड्यूस करा गया 2021 के अंदर, और उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व के अंदर डिक्रीज देखने को मिला है पिछले 10 सालों का, अगर हम एस्टिमेट लगाते हैं। टाइगर रिजर्व फॉर मतलब जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर रिजर्व का, उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला। ऑब्वियसली बात है यार, मैं फिर वही बता रहा हूँ, डेवलपमेंट वाली चीजें उनके एरिया में भी हम घुस रहे हैं, लेकिन जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर कॉरिडोर्स का, वो इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि हम उनके लिए ऑल्टरनेटिव भी तो बनाते हैं। तो हमने एक मेन जगह बना के, जैसा होता है ना, हमने किसी एक को उसको बिल्डिंग में से निकाल के उसको झुग्गी झोपड़ी दे दी है, तो यहाँ से उनको मेन से निकाल के उनको झुग्गी झोपड़ी दे दी है, ऐसा समझो। तो मेन वाली बिल्डिंग में तो उनका डिक्रीमेंट हुआ, लेकिन जो झुग्गी झोपड़ी दी है वो बढ़ने लगी, तो सेम वैसे ही टाइगर रिजर्व के एरिया में डिक्रीमेंट देखने को मिला पिछले 10 सालों में, कॉरिडोर जो हमने बनाए उनमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। टाइगर रिजर्व विद हाईएस्ट गेन इन फॉरेस्ट कवर, जिसने सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर गेन करा है, ये तो हमने क्या देखा था, टाइगर रिजर्व जो कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। कौन सा टाइगर रिजर्व है, नागार्जुन सागर, लेकिन यहाँ पे हम
एरिया की बात कर रहे हैं, किस एरिया ने किस स्टेट के अंदर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर गेन करा है टाइगर रिजर्व के अंदर, तो वो है वेस्ट बंगाल। और सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ है टाइगर रिजर्व एरिया फॉरेस्ट कवर के मामले में, वो एरिया कौन सा, कवाल, कहाँ पड़ता है, तेलंगाना में, तेलंगाना में। ठीक। और अगर मैं आगे बात करता हूँ ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, वुड का स्टॉक की अगर बात करते हैं, अच्छा चीजें समझ आ रही हैं कि नहीं, एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहे हो? हेलो, मतलब चीजें समझ आ रही है ना? हाँ आ रही है। ठीक है, ये देखो थोड़ा डाटा है, डाटा है तो वो आपको मतलब इम्पोर्टेंट चीज है, वो तो कवर करना ही पड़ेगा, भले से वो फैक्चुअल है कैसा है ना। ये इम्पोर्टेंट है और इस पर मैं इसलिए ज्यादा फोकस दे रहा हूँ, भले से इसमें 1 घंटा लग जाए, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज है ये, इसको बिना करे नहीं जाना है। ग्रोइंग स्टॉक ऑफ वुड, मतलब ये जो लकड़ियों का जो स्टॉक बढ़ रहा है उससे रिलेटेड की अगर हम बात करते हैं, जो टोटल जो बढ़ा है वो कितना है, कितना देखने को मिलता है, तो अगर मैं बात करूं 6,167 मिलियन कम कॉम्प्रोमाइजिंग, 4,388 कम इनसाइड फॉरेस्ट एरिया एंड इतना कम आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, एवरेज ग्रोइंग स्टॉक पर हेक्टेयर इन, ये देखो ये क्यूबिक वाले मीटर में दे रखा है, बस इतना ध्यान रखो इसमें, इतना ये वुड वगैरह का तो कुछ नहीं, कि जो एवरेज स्टॉक पर हेक्टेयर है फॉरेस्ट में वो इतना है, कितना 56 CU है ना। जो एवरेज ग्रोइंग मतलब जो एवरेज टोटल इंक्रीमेंट वगैरह हुआ है वुड वाले सेक्शन में वो इतना हुआ। ऑब्वियसली बात है, देखो जहां जहां डिक्रीमेंट देखने को मिला वहां पर उसको कटिंग भी करा होगा, तमाम वुड वगैरह का स्टॉक्स भी होगा, तो ऑब्वियसली बात है इंक्रीमेंट देखने को ही मिलेगा। यहाँ पे डिक्रीमेंट देखने को मिला, यहाँ 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 हिल वाले एरिया में भी देखने को मिला डिकेट, ये टाइगर रिजर्व, मतलब काफी जगह आपको डिक्रीमेंट भी देखने को मिला है, तो ऑब्वियसली बात है उसमें इंक्रीमेंट तो देखना मिलना चाहिए, ही बात है। मैनग्रोव कवर, हाँ यार इस पर फोकस रखना, इस वाले पे इसको फोकस रखते हैं। जो टोटल एरिया है मैनग्रोव एरिया का, वो हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का कितना है, 0.15%, 0.15% कंट्री के ज्योग्राफिकल एरिया का मैनग्रोव कवर है। ये ध्यान रखना, ये चीज, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है शायद मैनग्रोव कवर से रिलेटेड, किस स्टेट में, शायद क्वेश्चन ये था कि किस किस स्टेट में मैनग्रोव पाए जाते हैं या क्या पाए जाते हैं, शायद यूपी पीसीएस, नहीं यूपी पीसीएस, हाँ यूपी पीसीएस का क्वेश्चन था। हाँ यूपी पीसीएस शायद 2020 के आसपास का, तो ये ध्यान रख लेना। जो टॉप स्टेट विद मैनग्रोव कवर एरिया, जिसके अंदर काफी अच्छे से आपको मैनग्रोव देखने को मिलेगा, जैसे सुंदरबन वगैरह कहाँ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल के अंदर मैनग्रोव कवर देखने को मिलेगा, गुजरात में देखने को मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं, इनको ध्यान रखिएगा प्लीज। महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिलेगा, उड़ीसा के अंदर देखने को मिलेगा। ये एसएससी सीजीएल के अंदर भी शायद क्वेश्चन आया था, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। वेस्ट बंगाल, गुजरात, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र और उड़ीसा साइड से लेके चलिए, वेस्टर्न मतलब वेस्ट बंगाल वाली साइड से ईस्टर्न घाट वाले एरिया को देख लो ना। वेस्ट बंगाल के बाद आपको क्या देखने को मिल रहा है, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपको देखने को क्या मिल रहा है, आंध्र प्रदेश, यानी कि इधर वाले साइड वाले एरिया देखो पहले, ईस्टर्न घाट वाले, फिर इधर, और बे ऑफ बंगाल वाला भी उधर साइड ही देख लो, क्या अंडमान निकोबार आइलैंड। तो मतलब अगर मैं ईस्टर्न घाट की बात करता हूँ, तो ईस्टर्न घाट में एक तो वेस्ट वेस्ट बंगाल वाला, मतलब ईस्टर्न घाट में भले से नहीं आता, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, इधर वाले एरिया को देख लो, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आपका क्या, आंध्र प्रदेश, और उसी एरिया में क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर मैं वेस्ट वाली साइड आ जाता हूँ तो मेरा क्या आ जाता है, गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, जिसका एरिया है मतलब जो कि मैनग्रोव कवर को रखते हैं। तो टोटल इसमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है यार, ये वैल्यू के साथ ध्यान रखना। मुझे अब भी ध्यान आ रहा है कि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा था किसी पेपर में, 2021 में ही कोई सा पेपर था, उसके अंदर ये पूछा गया था विद एग्जैक्ट डाटा। किसमें मैम? हाँ, नहीं यूपी पीसीएस में भी था, और मेरे अब ध्यान आया उत्तराखंड पीसीएस में भी था ये पिछले साल, जहां तक है मैं देने गया था तो तब ये क्वेश्चन था। तो इसका ध्यान रखना, टोटल एरिया मैनग्रोव का 17 स्क्वायर किलोमीटर से इंक्रीज हुआ है, ये फिगर के साथ ध्यान रखना, और इसको ये भी ध्यान रखना 0.34% एरिया, टोटल का 0.34% एरिया आपको देखने को मिला है, मतलब 0.34% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, 17 स्क्वायर किलोमीटर एरिया बढ़ा है। स्टेट शोइंग इंक्रीज इन मैनग्रोव कवर, सबसे ज्यादा किस स्टेट में मैनग्रोव कवर का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, उड़ीसा एंड महाराष्ट्र,
उड़ीसा एंड महाराष्ट्र के अंदर आपको देखने को मिला है। ये चीज इंपॉर्टेंट थी, इसको ध्यान रखना भाई। बेम्बू रिसोर्सेज की अगर बात करें तो टोटल बेम्बू बियरिंग एरिया कितना है, 15 स्क्वायर किलोमीटर। टॉप 10 स्टेट इन टर्म्स ऑफ बेम्बू बियरिंग एरिया परसेंट। सबसे ज्यादा कहाँ कहाँ बेम्बू अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, लेकिन मैक्सिमम अदर दे दिया है इसने। मैक्सिमम यहाँ से हो रहा है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद आपको बेम्बू कहाँ, अरुणाचल प्रदेश, फिर आपके महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा, फिर आसाम, फिर छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, मेघालय। स्टार्टिंग के तीन ध्यान रख लो, सबसे ज्यादा काम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, है ना। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। टोटल एरिया में इसके डिक्रीमेंट देखने को मिला है। टोटल एरिया की अगर बात करते हैं तो बेम्बू वाले में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एरिया देखने को मिला है बेम्बू वाले में, वो किसमें, मिजोरम। ये ध्यान रखना यार, ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है। अब एकदम सामने चीज आ रही है तो एकदम से ध्यान आ रहा है कि हाँ ये देखा है कहीं ना कहीं। ये भी क्वेश्चन मेरे को ध्यान है, पिछले साल ये किसी ना किसी पेपर में था, ये मिजोरम वाला, कि सबसे ज्यादा बेम्बू एरिया वगैरह कहाँ मिजोरम में हुआ है। अरे यार ध्यान आया, पेपर की छोड़ो, ये 2 नवंबर, 15 नवंबर के आसपास की बात है। द हिंद, हाँ 13-14 नंबर के आसपास की बात है। द हिंदू में आर्टिकल आया था, स्टडी बेम्बू से रिलेटेड, कि जो वो यार एक स्पीसीज थी, उसका नाम भूल रहा हूँ मैं, तो वो इसको काफी प्रीफर, मतलब यहाँ पे वो पाई जाती थी। इतना ध्यान है, 15 नवंबर के आसपास द हिंदू में आर्टिकल था, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट से अलग में, तो अब ध्यान आया है, उसमें कुछ बेम्बू से रिलेटेड था, एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है ना। तो देख लेते हैं स्टेट विद हाईएस्ट डिक्रीज, जो सबसे ज्यादा डिक्रीमेंट देखने को मिला है बेम्बू वाले एरिया में, वो मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। देखो डिक्रीमेंट वाली चीजें हमेशा ध्यान रखना। और जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट किसी में आ जाए, ये यूनियन टेरिटरी आ जाए तो ध्यान रखना। एक तो ये मिजोरम वाला ध्यान रख लेना, बेम्बू वाले एरिया में कहाँ देखने को मिला सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट, मिजोरम में। डिक्रीमेंट कहाँ देखने को मिला है, मध्य प्रदेश में। क्योंकि परसेंट टू परसेंट कोई नहीं पूछता है, स्टेट पूछ लेते हैं भाई, स्टेट बताओ कौन सा है। टॉप स्टेट इन टर्म्स ऑफ बैम्बू बियरिंग एरिया, अगर एरिया वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा यार ऑब्वियसली बात है मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। भले से उसमें डिक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन डिक्रीमेंट होने के बाद भी उसमें सबसे ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर, है ना। ये ध्यान रखिएगा। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक की, टोटल कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट कितना हुआ है, 7,204 मिलियन टन। अरे भाई साहब गजब। जो सोइल ऑर्गेनिक कार्बन रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट पूल ऑफ कार्बन स्टॉक इन फॉरेस्ट, मतलब इसमें भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। 79.4 मिलियन टन इन द कार्बन स्टॉक ऑफ द कंट्री। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक इन डिफरेंट पूल, इसको इतना परसेंट वाइज ना ध्यान रखो तो ज्यादा सही है। फायर प्रोन एरिया को ध्यान रख सकते हो, क्योंकि फायर काफी अच्छे से रहता ही था, जैसे ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छे से लगी। तो 22.27% फॉरेस्ट कवर जो है कंट्री का इज हेलो। हाईली एक्सट्रीम फायर प्रोन एरिया है। 22.5%, 22.27% एरिया फॉरेस्ट कवर का वो हाईली एक्सट्रीम प्रोन एरिया है। इसको ध्यान रख लेना कि कितना परसेंट एरिया हाईली एक्सट्रीम फायर प्रोन एरिया है। टॉप 3 स्टेट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्टेड बाय एफएसआई, जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट फायर देखने को मिली है एफएसआई के द्वारा, वो देखने को मिली है किस किस स्टेट में, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इसको ध्यान रखना। क्लाइमेट हॉटस्पॉट, एज पर द क्लाइमेट हॉटस्पॉट प्रोजेक्शन फॉर द स्टडी पीरियड 2030, 2050 एंड 2085। सर हाँ हाँ, हेलो। सर एक डाउट है। हाँ सर एक बताइए। डाउट है। हाँ सर बताइए मैं बताइए। बोल रहा हूँ कि फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक क्या होता है? फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक क्या होता है, एक काम करिए, इस क्लाइमेट स्पोर्ट के बाद मैं आपको बता देता हूँ, फिर ये रिपोर्ट का की फाइंडिंग्स खत्म हो जाएगी, फिर कार्बन स्टॉक के बारे में डिटेल्ड में मैं आपको बता देता हूँ कि कार्बन स्टॉक क्या होता है। ठीक है, बस ये लास्ट वाली रिपोर्ट को कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, ये क्लाइमेट, एज पर द क्लाइमेट हॉटस्पॉट प्रोजेक्शन फॉर द स्टडी पीरियड 2030, 50, 2085 स्टेट यूटीज प्रोजेक्टेड टू विटनेस हाईएस्ट टेम्परेचर इंक्रीज। मतलब बेसिकली एक रिपोर्ट के अनुसार, मतलब ऐसा प्रोजेक्शन लगाया गया है कि 2030, 2050 और 2085 के अंदर सबसे ज्यादा अगर हाईएस्ट टेम्परेचर का मतलब विटनेस वगैरह करा जाएगा, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में देखने को मिल सकता है। लद्दाख
जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। मतलब इनमें ऐसा देखो ये सबसे ठंडे इलाके भी हैं, मतलब काफी ऑब्वियसली बात है ठंडे रहते हैं, लेकिन इनमें भी काफी अच्छे से आपको वो देखने को मिलेगा क्या मतलब वो हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, तो अगर इसकी और बात करें तो आगे क्या बोलते हैं, स्टेट यूटीज प्रोजेक्टेड टू विटनेस द लीस्ट टेम्परेचर राइज, जो इनमें सबसे कम टेम्परेचर का राइज देखने को मिलेगा, तो वो कौन से स्टेट होंगे बेसिकली। ये इसमें स्टेट दे रखे इसने कौन कौन से, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, गोवा, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देख रहे हो, मतलब ऐसा ध्यान रखो जो गर्म एरिया से लगता है वो आपको ठंडा लग रहा है, जो ठंडा है वो गर्म होने वाला है, ऐसा कुछ सीन सा लग रहा होगा, है ना। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। लीस्ट इंक्रीज है, अरे यार छोड़ो इसको, ये प्रोजेक्शन लगाया गया है, और पहली बात प्रोजेक्शन वाली चीजें जब तक प्रूफ ना हो तब तक नहीं पूछी जाती है। कुछ अगर प्रोजेक्टेड हो वो अलग बात है कि हाँ हमारा टारगेट रहता है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड, लेकिन ये रिपोर्ट के बेसिस पर हम ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं ऐसा होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं इसको बता देता हूँ। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक, देखो फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक कुछ नहीं होता, ये वो अमाउंट है कार्बन की जो कि एटमोस्फेयर के द्वारा रिलीज करी जाती है, और ये विद इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम वहीं पे ही स्टोर होकर रह जाती है। ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ वगैरह नहीं रिलीज करते हैं, बायोमास के थ्रू आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, मिट्टी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, जो आपके मतलब जो आपके एनिमल्स डेड हो जाते हैं उनमें कीड़े वगैरह लगते हैं, है ना, तो वहां से भी तमाम चीजें गैसेस वगैरह रिलीज होते हैं। तो ये वो अमाउंट है कार्बन की जो निकलने के बाद उस एटमॉस्फेयर में वहीं पे ही स्टोर हो जाती है विद इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम। समझ आया ये क्या होता है? अभी समझे कि नहीं समझे फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक? हेलो। नहीं सर, एक बार और बोल दीजिए। मैं फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक ये बोल रहा हूँ, ये वो स्टॉक है जो जो अमाउंट कार्बन की एटमॉस्फेयर के द्वारा इन द सेंस मतलब रिलीज होती है, और वो स्टोर होती है फॉरेस्ट इकोसिस्टम, मतलब जो हमारे फॉरेस्ट है उसको स्टोर कर लेते हैं। तो ये काफी अच्छे से आपको देखने को मिलेगा, जो ये बायोमास वगैरह हैं उनके थ्रू आपको गैस निकलती हुई दिखती है, उसमें कार्बन होती है, तो ये फॉरेस्ट वगैरह अपने आप में एब्जॉर्व कर लेते हैं ना चीजों को ऐसा। अब यार इसका पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा, ये आपने देखा होगा तमाम तरीके के ट्रांसपायरेशन वगैरह होते हैं, एवापो ट्रांसपायरे मतलब इवापो ट्रांसपायरेशन तो चलो अलग हो गया, वो पानी वगैरह का हो गया। इनमें भी एक वैसा ही प्रोसेस चलता है ना, फोटोसिंथेसिस अलग अलग चीजों के, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड का यूज भी करते हैं। तो यानी कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनके द्वारा स्टोर करी गई है अपने हाँ फॉरेस्ट सर, इको। एब्जॉर्ब। हेलो। हाँ सर, करंट CO2 एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ हाँ, तो जो टोटल कार्बन देखा गया है, मतलब उसमें इंक्रीमेंट देखा गया है कि 79.4 मिलियन टन कार्बन स्टॉक में, मतलब ऑब्वियसली बात है यार, हम इतना रिलीज कर रहे हैं, स्टॉक भी उसको मतलब कर रहे हैं उसी के साथ साथ, तो ऑब्वियसली बात है आगे जो आगे आने वाली चीजें हैं वो भयावह कंडीशन होगी भाई। फॉरेस्ट भी कब तक इन सब चीजों को टैकल करेंगे, और हम इनको डिग्रेड ही तो कर रहे हैं ये सब चीजों करके, इनसे कुछ फायदा मिल रहा है क्या कार्बन उर्बन से, पेड़ों वगैरह को, ये सब काफी अच्छे से हम अपना ही एनवायरनमेंट को दूषित कर रहे हैं आने वाले समय के लिए। चलिए वो अलग बात है, वो हमारा कंसर्न अलग बात है। ये कंसर्न ऑन द फाइंडिंग रिपोर्ट मेंस का पार्ट है, इसको छोड़िएगा। इंडियन एनवायरनमेंट सर्विसेज, अरे वाह यार, ये तो अभी भी न्यूज में था, ये हाई कोर्ट में इशू गया था, ये किसके द्वारा कमेटी, TSR सुब्रमण्यम जी के द्वारा रिकमेंडेशन करी गई थी। इसको छोड़, हाँ TSR सुब्रमण्यम, ये रहा TSR सुब्रमण्यम कमेटी। अच्छा ठीक है, ये रिपोर्ट तो आपको समझ आ गई होगी कि कुछ नहीं आई है समझ। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हम्म, एक बार बताइए कुछ, देखो यार इसमें चीजें याद रखने वाली थी वैसे, समझता हूँ, कोई नहीं। हेलो। कंटिन्यू करिएगा। यस सर बोलिए। आप लोग रिप्लाई बहुत देर में करते हो। मैं जब अरे सर मैं तो तुरंत दे दूं, लेकिन मैं सोचता हूँ कोई और दे दूं। हाँ बस वही चीज होती है ना, जैसे वो ये कि हाँ कोई और कोई और कोई और। चलिए कोई नहीं, मुझे वो वाली कहानी याद आ गई ना कि शायद एक बार दूध इकट्ठा करते हैं तो सबने सोचा अरे वो तो दूध लेके ही जाएगा, तो बाद में पता चला सब पानी ला के इकट्ठा कर दिया, दूध कोई लेके ही नहीं आया।
इस वाले रिपोर्ट में कुछ नहीं है, ये मेंस बेस्ड है। इसको काट देता हूँ मैं, वैसे ही समरी बता देता हूँ। कुछ नहीं है सेंटर के द्वारा, मतलब सेंटर को सुप्रीम कोर्ट के, मतलब सिंपल कुछ नहीं है। ये बोला गया कि आपको इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज से क्रिएट करनी चाहिए, जस्ट लाइक जैसे आपकी आईएएस है, आईपीएस है, आईएफएस है, तो एक आईईएस क्रिएट करनी चाहिए। इसकी रिकमेंडेशन टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने रखी थी सामने कि बेसिकली इसको आपको क्रिएट करना चाहिए। तो हमारे लिए अभी ये बैकग्राउंड वगैरह क्या है, क्या जरूरत है ऑल इंडिया सर्विसेज की, भाई ये मेंस का पार्ट है। तुम्हारे लिए सिंपल इतना इंपॉर्टेंट है कि टीएसआर सुब्रमण्यम कमेटी ने रिकमेंडेशन करी थी, किसकी? इंडियन एनवायरमेंट सर्विसेज की। ये ध्यान रखो बस, बाकी तो ये मेंस का पार्ट है। चीता री इंट्रोडक्शन प्लान रिसेंटली जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा था, वो जो चीते वगैरह, अरे यार दोबारा पानी पी। भाई कितने का चला है एसी है? बढ़ाइए कम करिए। ठंडा हो गया यार, लेकिन यार 31 पर कर दिया। हाँ ठीक, ये रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने डिसाइड करा री इंट्रोड्यूस करने के लिए चीता का नेशनल पार्क में 5 साल के अंदर। किस प्लान के अंदर? एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन फॉर ऑफ चीता इन इंडिया। ये एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया किसके द्वारा लॉन्च करा गया था? ये आपके करा गया था एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा। कौन सी मीटिंग में? 19th मीटिंग में। ये इंपॉर्टेंट है आपके पीसीएस वगैरह इंफॉर्मेशन के लिए। यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, कि ये किसके द्वारा करा गया है? एनटीसीए के द्वारा। इसका प्लान है वही कि चीता को लेकर आना, उनकी पॉपुलेशन वगैरह को काफी अच्छे से बढ़ाना इन द सेंस। तो इसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि चीता कौन सा वो है, एनिमल कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब। तो ये कार्निवोरस है चीता जो है ना, इसको ध्यान रखना। ये हमारे भारत से 1952 में वाइप आउट हो गए थे यहाँ से, है ना। मतलब बेसिकली हंटिंग वगैरह इतनी ज्यादा हो रही थी, हैबिटेट लॉस इतना ज्यादा हो रहा था, ऑब्वियसली बात है यार, कोई चीज खत्म ही होगी फिर अगर इस तरीके से उसको ओवर एक्सप्लॉइट करा जाएगा तो। 10 से 12 यंग अफ्रीकन चीताज आर डिफरेंट स्पीसीज एक्नियोक्स जुबाटस दैट आर आइडियल फॉर इंट्रोडक्शन विल बी सेंट। ये अभी आपको पता भी होगा, ये जनवरी की न्यूज है, लेकिन बाद में वो री इंट्रोड्यूस हो गए थे। कहाँ से? नामीबिया से आए थे, साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से नामीबिया से जो चीते आए थे, आपको पता भी होगा। ये जनवरी 2022 का है, तो थोड़ा सा पीछे होगा। और जनवरी की न्यूज है, तो यानी कि कब की न्यूज है? ये दिसंबर 2021 की न्यूज है, समझ रहे हो। मैगजीन 1 महीने बाद छपती है, ये जो न्यूज पढ़ रहे हो आप 2 दिसंबर 2021 की पढ़ रहे हो, ना कि जनवरी 2022 की। क्योंकि मैगजीन 1 महीने बाद छपती है, जनवरी की मैगजीन फरवरी में आती है, फरवरी की मैगजीन मार्च में आती है। तो ये दिसंबर 2021 की न्यूज पढ़ रहे हो, और ये तो हो चुका है। इसको फिर वैसा ना करें, जिस टाइम पे अभी ये रीइंट्रोड्यूस हो गए थे उस टाइम पे काफी अच्छे से कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भी रिवाइज हो जाएगा उस टाइम पे। तो इतना ध्यान रखना, नामीबिया से इंट्रोड्यूस करे गए थे। और जो जो हमारे इंडिया में जो चीते पाए जाते थे, जो बेसिकली जो हमारे यहाँ से जो वाइप्ड आउट हुए हैं चीते, जो प्रजाति के हमारे यहाँ पाए जाते थे, उसी तरीके की सब स्पीसीज मिलती हैं आपको ईरान में। और ये किस में आती है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में। ध्यान रखना, द लोकली एक्सटेंट चीता सब स्पीसीज ऑफ इंडिया इज फाउंड इन ईरान। ईरान में उसकी सब स्पीसीज मिली है देखने को। जो चीता हमारे यहाँ था उसकी सब स्पीसीज ईरान में देखने को मिली है, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। आईयूसीएन स्टेटस याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए खासकर तो। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, अब आपको पता होगा कि ये कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में जो है उसमें रीइंट्रोड्यूस करा गया था काफी अच्छे से। ये कूनो नेशनल पार्क के बारे में आप पढ़िएगा काफी अच्छे से। और जो अदर साइट्स को बेसिकली बोला गया था कि आप इसमें भी कर सकते हैं, इसमें भी कर सकते हैं, उनके नाम ध्यान रख लेना। क्योंकि बेसिकली ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि हाँ इसमें ये चीता इंट्रोड्यूस करा गया या ये चीता इंट्रोड्यूस करा गया, बट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये टाइगर रिजर्व न्यूज में थे, तो आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ टाइगर इंट्रोड्यूस, चीता इंट्रोड्यूस नहीं हो तो ये नहीं पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। यूपीएससी ने मेंशन नहीं कर रखा है, तो ध्यान रखना। नोरादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पे है? आपकी मध्य प्रदेश के अंदर।
गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ये कहाँ पे है आपकी, भैंसोरगढ़ में, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी ध्यान रखना। शाहगढ़ बुल्ज कहाँ है, ये जैसलमेर में राजस्थान के अंदर है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व ये कहाँ है, राजस्थान के अंदर है। इतना इंपॉर्टेंट था, सिग्निफिकेंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, खासकर इकोनॉमिक बेनिफिट सपोर्टेड कंसर्न भी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, वे फॉरवर्ड तो बिल्कुल नहीं है प्रीलिम्स के लिए अभी तो खासकर, लेकिन हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसको ध्यान रखना बस। ये आपका अफ्रीकन चीता के बारे में बता रहा है, ये एशियाटिक चीता के बारे में बता रहा है। आईयूसीएन स्टेटस, अफ्रीकन चीता का क्या है, वल्नरेबल है। एशियाटिक चीता का क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइटिस के कौन से स्टेटस में आता है, अफ्रीकन चीता अपेंडिक्स 1 में आता है। एशियाटिक चीता भी किस में आता है, अपेंडिक्स 1 में आता है। यानी कि बोथ द चीता, है ना। पीटीआई सर कैसे बोलते थे आपके स्कूल में, एक हमारे पीटीआई सर थे, आपको पता ही है पीटीआई वालों के अधिकतर मैक्सिमम इंग्लिश कैसी होती है, बोलते हैं बोथ ऑफ यू थ्री कम हियर। सेम यहाँ पे भी वही डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको देखने को मिलेगा काफी अच्छे से अफ्रीकन चीता का। नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, साउथर्न अफ्रीका, इधर साइड एरिया में काफी अच्छे से देखने को मिल जाता है। एशियाटिक चीता सिर्फ कुछ ही बचे हैं ईरान में, और ऑलरेडी एक क्रिटिकली एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में ये कैसे डिफरेंट है, बिगर इन साइज, मतलब एशियाटिक चीता से ये काफी बड़े होते हैं दिखने में। कौन, अफ्रीकन चीता। और अगर इसकी बात करें तो ये स्मॉल होता है अफ्रीकन चीता से, मतलब एशियाटिक चीता अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा देखने में मतलब छोटा होता है, ये छोटा भाई है ये किसका, अफ्रीकन चीता का, ठीक। और इनकी गर्दन भी थोड़ी सी छोटी होती है, ध्यान रख लेना। और फूड इंटेक डाइवर्स डाइट ड्यू टू बिगर हैबिटेट, मतलब ये काफी बड़ा है तो आदिमानव वाला शरीर है इसका, तो ये कुछ भी खाने के लिए रेडी है, ऐसा समझ लो। ये लिमिटेड सोर्स खाता है, क्या। 3 में कॉन्जर्व किए। और ये चिंकारा वगैरह इन सबको काफी अच्छे से खाता है, कौन, एशियाटिक चीता, मतलब इसकी लिमिटेड से सोर्सेस हैं खाने के। अरे भाई रेड सेंडर, पुष्पा, पुष्पराज, ध्यान आ गया होगा, लाल चंदन, तो ये हमारे एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। लाल चंदन आईयूसीएन की रेड लिस्ट के अंदर है, ध्यान रखना, एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर में। 2018 में ये नियर थ्रेटेंड वाली कैटेगरी में था, अब इसको बाद में एनालाइज करके इसको डाल दिया गया एंडेंजर्ड कैटेगरी में। देख रहे हो 2018 के बाद चीजें कैसी हुई कि ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में पहुंचा दिया, यानी कि कितनी तस्करी हो रही थी। ये एक तो उन्होंने ही जाके कर दी थी, किसने, पुष्पराज ने, तो एक उसकी वजह से कमजोर हो गया है। और IUCN has accessed that over the last 3-year generation the species has experienced a population decline of 50 से 80% डिक्लाइन देखने को मिला है भाई IUCN के अकॉर्डिंग। इसमें पिछले 3 सालों में स्टेटमेंट कैसा बनेगा, ओवर द लास्ट 3 year देयर इज अ स्टेडली डिक्रीमेंट। हाँ तो स्टेडली डिक्रीमेंट हुआ है, लेकिन अगर इंक्रीमेंट की बात आ जाए तो इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, ध्यान रख लेना इस चीज को, बहुत अच्छी चीज है। अगर हम वहीं पे रेड सेंडर की बात करते हैं तो रेड सेंडर का साइंटिफिक नेम क्या है, पेट्रोकार्पस सेंटालिनस, पेट्रोकार्पस सेंटालिनस, यार इससे तो बढ़िया लाल चंदन ही है, याद रखना। स्टेटमेंट यहां से बन सकता है यूपीएससी का, ये देखो छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। ये इंडियन एंडेमिक ट्री स्पीसीज है, यानी कि इंडिया से उत्पन्न हुई हुई चीज है, ये इंडिया में पाई जाने वाली काफी अधिकतर अधिकतर उसमें की, यानी कि ये रेड सैंडलवुड जो है इंडिया के द्वारा ही मतलब काफी अच्छे से यहाँ होती है। और कौन से एरिया में, ईस्टर्न घाट में, ईस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट में ध्यान रखना। ईस्टर्न घाट पुष्पराज से ध्यान रख सकते हो, कहाँ, आंध्र प्रदेश वगैरह उधर साइड ईस्टर्न घाट है ना, ऐसा समझ लो। और ये सबसे ज्यादा एंडेमिक किस एरिया में है, आंध्र प्रदेश में ही है, तो ये ध्यान रखना। इट हैज बीन असेस्ड एज एंडेंजर्ड, हाँ बेसिकली वही कि इसको दोबारा करा गया तो ये एंडेंजर्ड कैटेगरी में आ गई, पहले 2018 में ये नियर थ्रेटेंड में थी, ठीक है। और ये अपेंडिक्स 2 में है, साइटिस के और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दोनों के, इसको ध्यान रखिएगा। और अच्छा इतने आप ये एक क्वेश्चन टाइप करिएगा, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, आईयूसीएन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये आप टाइप करिएगा प्लीज। 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी
कहाँ है IUCN का हेडक्वार्टर? IUCN का हेडक्वार्टर कहाँ है? यार देखो, इतना ध्यान रखना, सिंपल, जो कंट्री ज्यादा अधिकतर एकदम पीसफुल रहती हैं, काफी अच्छे से किसी चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, मैक्सिमम चीजों के ऑर्गेनाइजेशंस के आपके हेडक्वार्टर कहाँ देखने को मिलते हैं? स्विट्जरलैंड, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड एक एरिया है, वहां पे ही देखने को। आपने देखा नहीं कभी ऑब्जर्व करके, अधिकतर जेनेवा वगैरह इन सब में ही क्यों देखने को मिलते हैं? भाई उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रल वे में रहता है आराम से, ना किसी के लड़ाई झगड़े में लेना देना उसको। उसकी आप हिस्ट्री खगाल के देखना, वो कब लास्ट टाइम वॉर में इंडल्ज हुआ था, आपको पता चलेगा उसके बारे में। ये चीज वैसे आपको पता भी होगी। इसको बंद कर देता हूँ मैं, ठंडा कर दिया यार इसने। ये जो इसको अलमक सैंडरवुड, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट नाम है जिसके नाम से जाना जाता है। सिंपल इतना ध्यान रखो कि हाँ, रेड सैंडर, ये अलग अलग नाम से आपको, चलो बता ही देता हूँ, क्या पता किस नाम से दे दे, यूपीएससी को कुछ नहीं पता। जस्ट लाइक 2021 GS1 वाला दे देता सरकम पैसिफिक बेल्ट। एल्मुक सोंडरवुड के नाम से जाना जाता है। रेड सैंडर्स, रेड सैंडरवुड, रेड सोंडर्स, रक्त चंदन, लाल चंदन, रगत चंदन, रुखतो चंदन, उन्दम। रेड लिस्ट क्राइटेरिया क्या है यार, ये आपको पहले से ही पता होगा कि एक्सटिंक्ट में क्या होगा, कि बेसिकली मतलब लुप्त हो गई है पूरी तरीके से। ये सब ये तो आपको पता ही होगा यार, इसमें क्या ही मैं बताऊं, वल्नरेबल में क्या होता है, एंडेंजर्ड में क्या होता है। मतलब एक्सटिंक्ट में क्या है, वो तो प्रजाति पूरी तरीके से नष्ट हो गई है। एंडेंजर्ड क्या है, धीरे वो खतरे में है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्या है, एक दो ही स्पीसीज बची हैं, उसके बाद अगर वो स्पीसीज खत्म होगी तो इनकी प्रजाति ही खत्म। जस्ट लाइक ईरान में एक दो प्रजाति बची हैं किसकी, एशियाटिक चीता की, क्रिटिकल एंडेंजर्ड कैटेगरी में। तो ये चीज आपको पता होंगी, इसमें क्या ही। सिग्निफिकेंस की अगर बात करी जाए तो सिग्निफिकेंस यार, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छे से दिख रहा है मुझे इसमें। कंसर्न वाला भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, कंक्लूजन तो है ही, इसको छोड़ो। कार्बन इनइक्वालिटी एंड क्लाइमेट पॉलिसी। एक a study has found that wealth policy have disproportionately large carbon footprint and the percentage of the world emission they are responsible for is growing। मतलब जो अमीर लोग हैं ना, उनको काफी अच्छे से पाया गया है कि भाई ये काफी अच्छे से इसमें, मतलब अपना शेयर दे रहे हैं किसमें, कार्बन फुटप्रिंट्स वगैरह इन सब में काफी अच्छे से। चलो देख लेते हैं क्या क्या स्टडीज ने बताया, क्या नहीं बताया। लेकिन सबसे पहले कार्बन इनइक्वालिटी जान लेते हैं। लेकिन यार अगर देखा जाए तो 11 से 12 टाइम वैसे इस सेशन का पूरा हो गया है, करना है आगे? हेलो। कर लीजिए 15-20 मिनट और। अच्छा, 15-10 मिनट, अरे वाह, मतलब आप लोगों को भी अच्छा लग रहा है तो हम क्यों नहीं। सब बताइए, करना चाहिए कि बोर हो गए हैं बाकी सब, बताइए बताइए। हेलो, टाइप कर सो दीजिए गया अगर लग रहा है। बोर तो नहीं हुए हैं आप लोग इससे। विवेक कुमार जी तो नहीं कर रहे हैं, आप लोग बताइए बाकी सब जितने हैं, फिर उससे आगे करते हैं। नहीं सर सर, बीच में बोलिए। टाइप नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं क्योंकि चीजें हेक्टिक नहीं होनी चाहिए, चीजें डिले वाले से हो जाए। अब मुझे पता है क्या लग रहा है, ये जनवरी की मैगजीन यार 68 पेज पे आए हैं, अभी 121 पेज हैं, ये तीसरा सेशन है। तो आपको कब तक लगता है कि कब तक पूरी होगी, एक अंदाजा? और तीसरा और लगता है। क्योंकि ये यार अब चीजों पे थोड़ा सा रेस्पॉन्सिबल होके भी करा जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। क्योंकि फिर क्या होगा, मैं तो ऐसी सिंपल सिंपल लाइन को पढ़ते चले जाऊंगा तो क्या ही फायदा है। पढ़ तो आप खुद भी सकते हो अपने हिसाब से, वो फायदा नहीं है। कोई नहीं, टाइम लगने दो, लेकिन चीजें अच्छे से हो तो ज्यादा बेहतर है। क्वालिटी आनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए। अक्षय कुमार नहीं चाहिए, सनी देओल चाहिए। अक्षय कुमार एक साल में तमाम बैक टू बैक क्वांटिटी में मूवी निकाल देता है, जैसे क्वालिटी पे फोकस नहीं करते हैं। सेम वही चीज है। अच्छा, कार्बन इनइक्वालिटी क्या होता है इतना बताओ। चलो अब आप लोग बताओ, मैं थोड़ी देर वैसे रहता हूँ, अब आप बताना कार्बन इनइक्वालिटी क्या है। व्हाट इज कार्बन इनइक्वालिटी? ये इसमें लिख रहा है, जैसे कार्बन इनइक्वालिटी से आप क्या समझते हैं बताइएगा।
अब आप लोग से ब्लू आते हैं कुछ बताइए बताइए क्या है कार्बन इनइक्वालिटी। कर लेते हैं बता रहे हैं शायद क्या है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन जो पूरे वर्ल्ड में है उसको ही हम बोल सकते हैं कि कार्बन इनइक्वलिटी। या कुछ नहीं कार्बन इनइक्वालिटी या कहीं पे ज्यादा एमिशन है कहीं पे कम एमिशन है कोई ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है कोई कम रेस्पॉन्सिबल है जो ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है वो मजे में रह रहा है जो कम रेस्पॉन्सिबल है उसको बोला जा रहा है भाई हेलो थोड़ा टॉपिक। हेलो ऑडियो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ हेलो रही है। ऑडियो। हाँ हाँ आपकी आवाज आ हाँ, आई थिंक जो पॉइंट आपने कहा है वो करेक्ट है, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट आता है कि कार्बन इक्वालिटी के अंदर एक कार्ड आता है, कार्बन कार्ड। वो भी कंट्री बाय करते हैं जिनका ज़्यादा पोल्यूशन होता है, ठीक है, और जिनका कम होता है वो लोग ज़्यादा पोल्यूशन वाले जो ज़्यादा एमिशन करते हैं कार्बन का, वो लोग क्या करते हैं कम एमिशन करने वालों से वो कार्ड बाय कर लेते हैं। वो इंटरनेशनल मार्केट में उसका ट्रेड चलता है। आई थिंक वो भी इस टॉपिक में है, होता है। रही है क्रेडिट कर लेते हैं सभी करते हैं हाँ लेकिन वो देखो शायद होता है। देखो बात वो सही है कार्बन क्रेडिट होता है लेकिन आप उसको एथिकली देखोगे यार मतलब करे मतलब सामने वाला पर्सन चलो ठीक है वो चीज कर रहा है लेकिन वो अपने लिए एनवायरनमेंट को बचा कर रख रहा है फिर वो उसको पैसे देता है ये सब एथिकली आप भी उस लेवल का बनो ना। क्यों आप सामने से हर एक चीज को पैसों से खरीदने के चक्कर में लगे वो अलग बात है कि यार मैं हर एक चीज को पैसे से नहीं तोल सकता हूँ खासकर एनवायरनमेंट वाली चीजों। मार्केट सही है कार्बन मार्केट वगैरह लेकिन एक एथिकली चीजों को देखा जाए तो सामने वाला तो ये सोचेगा ना अरे भाई ठीक है खरीद लेंगे। वो कभी रेस्पॉन्सिबल ही नहीं बन पाएगा अपनी चीजों के लिए क्योंकि उसको एक चीज पता है कि यार मैं तो कितना भी एमिशन करूँ क्या फर्क पड़ रहा है मैं कार्बन क्रेडिट के थ्रू उस चीज को खरीद लूंगा कोई दिक्कत नहीं है। तो वो कभी रेस्पॉन्सिबल उन चीजों के लिए बन नहीं पाएगा। ये गलत प्रोसेस नहीं है अच्छा प्रोसेस है अगर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है ये वो करना है बट आपको एक बार लगानी पड़ेगी बार लगाइए कुछ एक क्राइटेरिया मेंशन करिए कुछ एक चीज बताइए कि हाँ अगर आप खुद से 3-4 सालों में अपने आप से भी चीजें करते हैं अगर आप अगले 3-4 सालों में नहीं कर पाते हैं तो आप उसमें कार्बन ट्रेडिंग वगैरह या कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकते हैं जिससे कि वो बंदा भी रेस्पॉन्सिबल बनेगा वरना उसके दिमाग में एक ही चीज रहेगी अरे हाँ ठीक है ना ले लेंगे। ये वाली बात वो कभी रेस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएगा अपनी चीजों को लेकर। चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है देख लेते हैं स्टडी इतनी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हमारे लिए खास कर ये मैं सच बताऊं GS3 के मेंस के लिए है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स के लिए बट मैं बता देता हूँ फिर भी ये वाला पार्ट करेंगे क्योंकि ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा है। इतना डाटा भरा पड़ा है इतना डाटा कुछ नहीं इतना इंपॉर्टेंट है बस इतना देख लेते हैं। अगर स्टडी के अकॉर्डिंग बात करें तो इन 2010 द मोस्ट एफ्लुएंट 10% ऑफ हाउस होल्ड एमिटेड 34% ऑफ ग्लोबल CO2 while the 50% of the global population in lower income brackets accounted for just 15%। देख रहे हो जो 10% ऐसा समझ लो मैं एक लेमन टर्म्स में ऐसे बता देता हूँ जो 10% जो लोग जिनके पास काफी अच्छे से पैसा है ये सब मतलब काफी अच्छे से जो कंट्रीज इन द सेंस में बात कर रहा हूँ है ना ये जिनकी हायर इनकम है उनमें से जो 10% मतलब वो 10% लोगों ने 34% ग्लोबल कार्बन एमिशन हुआ है लेकिन वहीं 50% पॉपुलेशन ने सिर्फ 15% कार्बन एमिशन हुआ है मतलब देख रहे हो 10% वालों ने 34% ये यहाँ पे रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन जाएगा सी सेट का 10% बराबर 34% और 50% वालों ने 15%। तो बताओ एक लोअर इनकम कंट्री ने 1% पे कितना निकाला। चलो वो सी सेट के कभी और करेंगे है ना। लेकिन वही 2015 की बात करी जाए तो रिचेस्ट 10% रेस्पॉन्सिबल थे 49% एमिशन के लिए मतलब 10% ने लगभग अप्रोक्सीमेटली 50% एमिशन करा लेकिन वहीं पे पुअर रेस्ट वर्ल्ड पॉपुलेशन के द्वारा जो पुअर कंट्रीज थी उनके द्वारा रिड्यूस कराया गया कितना 7%। ये ध्यान रखना अगर रखना चाहो तो वरना एज सच ये मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड काफी अच्छा है जब एनवायरमेंट का GS3 में क्वेश्चन आएगा तो
प्रीलिम्स में इतना यार वो मुझे लग नहीं रहा है, डाटा ही डाटा भरा पड़ा है इसमें काफी अच्छे से, इतना डाटा तो पूछा भी नहीं जाता है यार। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा बहुत स्टैटिक डाल देता है किसी किसी क्वेश्चन में, बट इनमें तो नहीं आएगा, छोड़ो इसको। इंडियन एग्रीकल्चर पोस्ट कोप टू 26 ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0। यार ये भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू वाला ही दे रखा है, कोप 26 के बारे में कर लेंगे, बट या टोटली इसमें सिंपल वही दे रखा है कि मतलब क्या जरूरत पड़ी है एग्रीकल्चर सेक्टर वगैरह के लिए, जरूरत हमारे लिए यार। इसको भी अभी रहने देते हैं, छोड़ना इसको अभी रहने दो, छोड़ो। स्ट्रेटेजीज पाथवे टू इंडियन एग्रीकल्चर रेसिलिएंट, नहीं यार अभी जरूरी नहीं है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग वाला कर लेते हैं। आईसीएआर कमेटी ने मतलब क्या करा है इसमें, कमेटी हाईलाइटेड दैट ZBNF वुड रिजल्ट इन ट्रिमेंडस रिडक्शन इन प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप, thus compromising India's food security। मतलब ZBF को यूज करने के बाद ये जो आपका जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, अभी देखेंगे इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है क्या क्या नहीं, फिर करेंगे। तो आईसीआर ने पाया ZBF के आने के बाद जो रिजल्ट निकल का है उसमें फूड प्रोडक्शन के अंदर डिक्रीमेंट देखने को मिला, और हम फूड सिक्योरिटी के साथ इस हिसाब से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यार ऑब्वियसली बात है, ऑर्गेनिक चीजें धीरे होती हैं, वहीं पे आप हाइब्रिड चीजें लगाओगे वो मतलब ऑर्गेनिक वाली चीजों को हाइपोथेटिकली किसी को ग्रो होने में 1 साल लग रहा है, वहीं पे आप हाइब्रिड चीजें लगाओ 1 महीने के अंदर आप दूसरी फसल काट दोगे, वो वाली चीजें हो जाती हैं। तो उसके ऊपर ही चीजें पाई गई कि हाँ भाई, जो प्रोडक्शन एग्रीकल्चर क्रॉप का उसमें रिडक्शन देखने को मिला है, इससे हम अपनी फूड सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। चलो ठीक है भाई, ये कमेटी बैठ गई, ठीक है। आईसीआर ने कौन सी कमेटी सेटअप करी थी, वी प्रवीण राव कमेटी 2019 में, रिजल्ट वगैरह से रिलेटेड। फिर उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, तो ये मेन फाइंडिंग थी, बाकी छोड़ो, बाकी मेंस के लिए था, लेकिन ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ZBNF के 4 बजट नेचुरल फार्मिंग के वो हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू वो कि क्या था क्या नहीं। जीवामृता, जीवामृता के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर क्या होता है, रिप्लेसिंग द केमिकल फर्टिलाइजर। मतलब ZBNF के 4 पिलर्स हैं, अब 4 पिलर्स के अंदर हम क्या क्या चीज को किस किस से रिप्लेस करते हैं वो देखते हैं। जीवामृता के अंदर रिप्लेस करते हैं केमिकल फर्टिलाइजर को काउ डंग के मिक्सचर के साथ। मतलब जस्ट लाइक कि आप अपने खेत में खाद नहीं डालते हैं, क्योंकि आप ऑर्गेनिक चीजों का यूज करोगे, तो जब हम केमिकल वगैरह नहीं लगाते हैं, उसकी केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं करते, आपने देखा होगा ना, गोबर वगैरह डालते हैं गाय का, काउ डंग वगैरह खेतों में, है ना, तो वो क्या कहलाता है अपना, जीवामृता, जीवामृता के नाम से भी जाना जाता है। एक बीजामृता होता है, ट्रीटमेंट ऑफ सीड सेडलिंग और एनी प्लांटिंग मटेरियल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फंगस, सॉइल बोर्न एंड सीड बोर्न डिसीजेस। जब किसी बीज को, या अगर जस्ट लाइक जैसे गन्ना है, गन्ने का बीज नहीं डालना पड़ता है, अगर आप काफी अच्छे से फार्मिंग देखी हो या बिलोंग करते हो काफी अच्छे से, गन्ने की नीचे जिस टाइम पे गन्ने को काटा जाता है, नीचे की सैपलिंग काट ली जाती है, जिससे कि उसको आगे ग्रो कर दिया जाए, उसको मतलब लगा के दोबारा गन्ना उगाया जा सके। तो उसमें हर बार बीज की जरूरत नहीं होती है, गन्ने के नीचे वाली, हमारे यहाँ फोई बोलते हैं उसको, काट के उसको फिर दोबारा उसमें डाल देते हैं, तो वो अगले मतलब फिर दोबारा गन्ने की आप बुआई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को जब एक तरीके से फंगस वगैरह से प्रोटेक्ट करा करके रखा जाए, या कोई डिसीज वगैरह न लगे, तो बीजामृता बोलते हैं। देखो बीज से ही समझ आ गया आपको, क्या सीड, सीड वगैरह को बचा के रखना। अच्छन दाना, अच्छन दाना किसको बोलते हैं, मल्चिंग रेदर देन डीप प्लगिंग टू प्रोटेक्ट टू टॉप सोइल। टॉप्स, खेत की मिट्टी को बचाने के लिए आप अपने खेतों को मल्चिंग, इन द सेंस मल्चिंग क्या होता है हमारे यहाँ, वो आपने वो सुना होगा, जिस टाइम पे आप गेहूं कटते हैं, गेहूं के ऊपर वाले बाल को हटा दिया जाता है, बाद में वो बचता है ना उसके पीछे का, यार मेरे यहाँ लोकल लैंग्वेज में उसको क्या, उसके बाद भूस बनाया जाता है, ये आपके बफेलो काव वगैरह के लिए। यार मेरे वहाँ लैंग्वेज में कुछ और बोलते हैं, मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा है उसको, क्या नाम है यार इसका, उसको सर कद्दू बोलते हैं। क्या बोलते हैं यार, मेरी लोकल लैंग्वेज का ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, क्या बोलते हैं उसको, अरे उससे भूसा बनाया जाता है यार,
उसके बाद जैसे गेहूं है, गेहूं की कटाई होती है, मशीन में वो डालते हैं तो उसका साइड में भूसा इकट्ठा होता रहता है। कभी देखा गेहूं निकलता हुआ? यार मेरे अभी दिमाग से निकल गया। और पता रहा। तो आप अपने खेत की मिट्टी को बचाने के लिए मल्चिंग करते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हिंदी यार मैं अभी दिमाग में फिर क्लिक हो उसको जाएगा। कट्टू बोलते हैं। क्या चलिए ठीक है, कोई नहीं, सबके यहाँ अलग अलग बोलते हैं। एक वहापसा होता है, ensuring presence of air and water molecules in the soil with reduced irrigation with irrigation only at noon। मतलब आप काफी अच्छे से अपनी मिट्टी के अंदर हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए वाटर वगैरह लेवल ये सब काफी अच्छे से करते हैं। मतलब आप इरिगेशन सिंपल दोपहर के टाइम करते हैं। मतलब कुल मिला के आप जो अपनी मिट्टी का मतलब जितना जरूरी है पानी, जितना एयर वगैरह, जितनी हर एक चीज जरूरत है उसको काफी अच्छे से आप मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो 4 पिलर हैं ZBNF के: जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जीवामृता, बीजामृता, अच्छे दाना, वाहपसा। ध्यान रखना है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यही है। बाकी तो आप छोड़ो रिपोर्ट ने क्या फाइंड करा क्या नहीं करा, मेंस ऑफ पॉइंट व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। और एक काफी अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज्यादा प्रमोट करी गई थी, मतलब सबसे पहले प्रमोट करी गई थी ये चीज, महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरिस्ट थे, इनको पद्मश्री भी मिला है इस चीज के लिए, सुभाष पालेकर, जिन्होंने इस चीज को 1990 में बोला था कि इस तरीके से करेंगे। क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन निकल के आया था, ग्रीन रेवोल्यूशन में हाइब्रिड हाई यील्डिंग सीड्स वगैरह का यूज करा जा रहा था, तो इन्होंने फिर ये वाला कंसेप्ट लेकर आए। बट इसमें वही है यार, आप नेचुरल चीजों को यूज करोगे, प्रोडक्शन उस लेवल का नहीं होता है। क्योंकि आपने ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद का देखा ना कितना प्रोडक्शन हो गया था। उस टाइम पे हमको, उससे पहले इंदिरा गांधी जी को गेहूं खरीदना पड़ रहा था हमको अमेरिका वगैरह से, लेकिन जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन आया तो वो दिक्कतें खत्म हो गई और हम गेहूं को एक्सपोर्ट करने लगे। हाई यील्डिंग वैरायटी की बात अलग होती है, वो अलग बात है हेल्थ इश्यूज कितना होता है उसके बाद। बट हाँ भाई, अगर आपको जल्दी चाहिए तो रिस्क लेना पड़ता है। चलिए ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सिग्निफिकेंस छोड़ो, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू का पार्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ कंजर्वेशन छोड़ो यार, ये भी क्रॉप प्रोपगेशन। बायोडाइवर्सिटीज बाय 2030, बायोडाइवर्सिटीज, ये क्या है बायोडाइवर्सिटीज? यार ये तो स्पेलिंग गलत लग रही है ना? स्पेलिंग गलत नहीं है ये। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक रिपोर्ट पब्लिश करी थी बायोडाइवर्सिटीज के नाम से, बाय 2030, मतलब सिटीज को ट्रांसफॉर्मिंग करने के ऊपर कि हाँ काफी अच्छे से उनको नेचर के साथ इंडल्ज करा जाए, है ना। रिलेशनशिप विद नेचर डेवलप्ड एज एन आउटपुट ऑफ द बायोडाइवर्सिटीज बाय 2023। ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत करी गई है? तो हमें वो इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गवर्नमेंट ऑफ कोलंबिया के द्वारा। इसका एम है कि सिटी की गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, बिजनेसेस एंड सिटीजन्स को, जिससे कि वो अपनी सिटीज को एक काफी अच्छे से रहने लायक बनाए नेचर के साथ, मतलब काफी अच्छे से, इतना डिग्रेडेशन ना हो नेचर का। तो 2030 तक आप अपनी सिटीज को काफी अच्छे से डेवलप वगैरह कर लो। तो यार ये भी मेंस ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लग रहा है मुझे, लेकिन हाँ ये ध्यान में रखना, किसने निकाली थी ये रिपोर्ट? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लेते हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉरपोरेशन के लिए, और ये एंगेज होती है आपके पॉलिटिकल, बिजनेसेस, कल्चरल एंड अदर लीडर्स ऑफ सोसाइटी टू शेप ग्लोबल, रीजनल एंड इंडस्ट्री एजेंडा। मतलब बेसिकली ये पॉलिटिकल, बिजनेस और कल्चरल वगैरह इन सब चीज़ों में काफ़ी इंगेज रहती है, जिससे कि एक सोसाइटी को शेप दी जा सके काफ़ी अच्छे से। जस्ट लाइक जैसे ये नेचर वाली चीज़ों में अभी एंगेज हो गई, है ना। और ये इस्टेब्लिश हुई थी 1971 में। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में। मैंने आपको हमें एक चीज बोली, अधिकतर आपको ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेंगे। पीसफुल कंट्री है, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई बम गिरने की जरूरत, ना कोई कुछ, आराम से रहते हैं, है ना। वो वाली चीज है इसमें। की कंजर्वेशन ऑफ द रिपोर्ट छोड़ो यार, ये उसके लिए नहीं है। स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म सिटी, तो कटने के चक्कर में पूरा ही डिलीट हो गया भाई। कहाँ गया यार? ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। अरे सही है भाई, 75 पेज पे आ गए, मतलब जल्दी
कवर हो जाएगी। 80 तक कर लेते हैं, फिर कल करेंगे। Earth is witnessing its sixth mass extinction. Humans to be blamed. Study. Recent study state that Earth is going through its sixth mass extinction. देखो सिंपल इसमें कुछ नहीं है, ये एक स्टडी निकल का है ये कि 75% वर्ल्ड की स्पीसीज लॉस होने वाली हैं शॉर्ट जियोलॉजिकल टाइम में, मतलब लेस, मतलब 2.8 मिलियन ईयर के अंदर अंदर 75% स्पीसीज लॉस्ट हो जाएंगी। ये ध्यान रखना इस चीज को। बाकी इसमें यार एविडेंस वगैरह क्या सपोर्ट है, इतना क्या इसमें जाओगे तुम, इसमें कितनी स्पीसीज कितनी बचेंगी कितनी नहीं, अभी से ही मैं एस्टिमेशन लगा के बैठे। देखो जो इस तरीके की स्टडी हो ना जिसमें एस्टिमेशन वगैरह हो, ये स्टडीज चेंज होती रहती हैं। आज इसने कुछ बता दिया, कल किसी और ने कुछ बता दिया। जस्ट लाइक मैं बोल रहा हूँ, मतलब वर्ल्ड बैंक ने कुछ एस्टिमेशन लगा दिया जीडीपी का, अगले महीने आईएमएफ कुछ एस्टिमेशन लगा देती है, आरबीआई ने आज कुछ लगा दिया, परसों को कुछ और एस्टिमेशन लगा देती है। जिनमें इस तरीके का फ्लक्चुएशन रहता है, इन पे क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि यार यूपीएससी क्वेश्चन बना रही है मान लो मई में, और वो एस्टिमेशन पूछ लेती है मतलब मार्च का। उसने क्वेश्चन बना लिया था कि मार्च को देख के, लेकिन अप्रैल में आरबीआई ने फिर चेंज कर दिया, तो वहां पे फ्लक्चुएशन आ जाती है। तो वहां पे ये इतना चीजें ध्यान नहीं रहती हैं, लेकिन ये चीजें ध्यान रखना। वो इंपॉर्टेंट नहीं था, जो चीजें ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है? बिगेस्ट डिजास्टर अगर हमको देखने को मिला हिस्ट्री में, वो कहाँ? एक ऑर्डोविशियन पीरियड था, उसके दौरान में सबसे ज्यादा देखने को मिला था डेवोनियन वाले में, परमियन पीरियड वाले में, ट्रायसिक वाले में, और फिर एक कीटी वाले में। इसको ध्यान रखना। अब इनके रीजन देख लेते हैं हल्का हल्का सा। इसमें लगभग 445 बिलियन ईयर एगो की बात है ये। उस टाइम पे कारण क्या था? जिस हिसाब से 85% जो आबादी थी वो पूरी खत्म हो गई थी उस टाइम की। मतलब जो पूरा ग्लोबल वगैरह जो चीजें थी वो काफी ठंडी थी, बहुत ज्यादा ठंडी थी, और जो सी लेवल था वो बहुत ज्यादा डाउन था। कोस्टल एरियाज डेस्ट्रॉय हो गए थे, केमिकल रिएक्शन हो गई थी, केमिकल रिएक्शन अफेक्ट हो गई थी ठंड के कारण, बहुत ज्यादा ठंड हो गई थी। तो इस वजह से 85% जो आबादी थी ऑर्डोविशियन पीरियड में मतलब खत्म हो गई थी। डेवोनियन में 70% आबादी खत्म हो गई थी। एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट, मतलब एस्ट्रॉइड अटैक्स हो रहे थे, मतलब अटैक्स इन द सेंस कि वो एस्ट्रॉइड टकरा रहे होंगे, आ रहे होंगे, उनके इम्पैक्ट के कारण ग्लोबल मतलब वही ठंडा पड़ने लगा था काफी अच्छे से। मतलब चारों में चीज तो एक कॉमन रहेगी कि ठंडे वाली चीज, रैपिड ग्लोबल कूलिंग, क्योंकि ठंडी होने के बाद ही तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है ना। और डिस्ट्रक्शन हुआ था काफी अच्छे से, जो डेब्रीज वगैरह ब्रह्मांड से आ रहे थे धरती के ऊपर। जस्ट लाइक आपको देखने को मिलेगा, क्या महाराष्ट्र में एक लेक है ना, लेक का नाम बताना जो कि कलर बदलती रहती है, वो किस के कारण, मतलब वो कौन सी ऐसी एक्टिविटी के कारण वो लेक बनी थी, उसका नाम बताओ उस लेक का। और वो कलर भी, मतलब कलर तो चलो छोड़ो, लेकिन वो लेक है ना वो काफी फेमस लेक है। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा, बट छोड़ो, आप बताना। महाराष्ट्र की एक लेक है, लोनार। लोनार लेक। एग्जैक्टली वो किसके कारण बनी थी? मीटियोर, एस्ट्रॉइड, या किसके कारण? अरे सही मीटियोर। है, स्क्वाड मेteor ही शायद वहां पे गिरा हुआ था। हाँ 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 हाँ। तो उन सब चीजों के कारण उस टाइम पे डेवोनियन पीरियड में भी 70% आबादी खत्म हो गई थी। 95% परमियन पीरियड में, मतलब वोल्केनिक एक्टिविटीज काफी अच्छे से हो रही थी, मीथेन गैस बढ़ गई थी, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत बढ़ गई थी। यार ये तो ऑब्वियसली बात है, जब वोल्केनिक एक्टिविटीज इतनी बढ़ेंगी तो मीथेन वगैरह ये सब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़नी ही है, तमाम गैसें रिलीज होंगी। ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गई थी ओशियन से, डेजर्टिफिकेशन हो गया था लैंड का परमियन पीरियड में। ये कारण है, ये कारण ध्यान रख लेना अगर रखे जाए तो। ट्रायसिक में 76% आबादी खत्म हो गई थी, डेजर्टिफिकेशन काफी अच्छे से हो गया था, हीट वेव्स बहुत निकलने लगी थी। केटी वाले में 80% डेथ हुई थी, एस्ट्रॉइड का इम्पैक्ट था, वोल्केनिक एक्टिविटी, सी लेवल बहुत डाउन हो गया था, आग बरसने लगी थी चारों तरफ, प्लांट और मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशंस वगैरह हो गई थी उस टाइम पे। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। अब एक्सट्रीम, अब यहाँ पे कब क्या होगा इतना ध्यान निकलो। 2.8 मिलियन का एस्टिमेशन है कि 75% सभी स्पीसीज खत्म हो जाएंगे। चलिए ठीक है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट लॉन्चेस फर्स्ट क्लाइमेट हजार्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस ऑफ इंडिया। आईएमडी ने पहली बार क्लाइमेट हजार्ड और वल्नरेबिलिटी एटलस रिलीज करी है भारत के लिए।
जो कि बेस्ड है काफी एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स के ऊपर, जो कि बताता है काफी अच्छे से, काफी एक्सट्रीम रेनफॉल वगैरह जो हो रखे हैं, और सूखे वगैरह, कोल्ड वेव, हीट वेव, थंडर स्टॉर्म, साइक्लोन, लाइटनिंग वगैरह से रिलेटेड, जो कि कितना ये रिस्क मतलब लोकल पॉपुलेशन के लिए करते हैं, लाइवलीहुड के रिलेटेड, और किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी इकोनॉमी वगैरह खराब हो जाती है आने के कारण। तो उससे रिलेटेड इन्होंने ये एक पब्लिश करी है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है यार, ऑब्वियसली बात है, पॉलिसी वगैरह वार्निंग हम काफी अच्छे से दे सकते हैं, ये वो, ये छोड़ो यार, ये अभी इतना तो हमको बेसिक पता है कि हाँ रिपोर्ट आने के बाद हम काफी अच्छे से चीजों कर सकते हैं। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 एनुअली करी जाती है किसके द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ध्यान रखना है ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो एनुअली वाली और एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, क्योंकि कभी कभी एनुअली की जगह बाई एनुअली लिख देते हैं। तो ये एनुअली रिलीज करी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। ये बेस्ड होती है ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे पे, इस मतलब बेसिकली अच्छा एक बात बताओ, अभी बोर तो नहीं हुए वो? हेलो, बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? बीच बीच में पूछना जरूरी है यार। विवेक कुमार जी, प्रिया मैम, आबिर जी, मनी मैम, सवाना, ममोने, फराज मैम, महिमा सिंह मैम, लवी, आप लोग। नो ब्रो। मैं तो सर फेदाइन मूड में रहता हूँ। किस मोड में? फेदाइन फेदाइन। फेमाइन? फाइन, जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे गजब नहीं गजब। होता है। चलिए कोई नहीं, ठीक है। मैं भी अभी थोड़ा सा गला, कल करते हैं वैसी बात कर हाँ लेते हैं तो अभी। हाँ रहने दीजिए सर। रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूँ, अभी ज्वाइन करना पड़ेगा क्योंकि ये फिर एकदम मेरे को हटा देता है जैसे मैं स्टॉप करता हूँ चीजों को। अभी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं फिर